मेंडलवाद का महत्व। कल मेंडल के 3 नियम आए थे, एक वृत्ता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और एक सर्वोत्तम अपव्यय का नियम। अभी नियमों का महत्व क्या है, मेंडल के नियमों का महत्व या मेंडलवाद का महत्व है। पहला जो महत्व होगा इसका मोटे तौर पर, मेंडल के नियमों के आधार पर ही रोग प्रतिरोधक किस्मों का आविष्कार हुआ। इस प्रकार की किस्मों का आविष्कार हुआ जिन किस्मों में रोग नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते, किसी भी कीट संबंधी कोई रोग नहीं लगता है। तो जो रोग प्रतिरोध क्षमता वाली फसलें हैं या किस्म है वो मेंडल के नियमों के आधार पर ही विकसित की गई। तो मेंडल के नियमों के आधार पर रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की गई। दूसरा है मेंडल के नियमों के आधार पर ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की गई। इस प्रकार की किस्मों का विकास हुआ जो कम समय में ज्यादा उत्पादन देती है। जो हाइब्रिड बीज आते हैं समय कम लगते हैं उसमें और उत्पादन ज्यादा देते हैं। इस प्रकार की किस्मों का विकास मेंडल के नियमों के आधार पर ही किया गया। नंबर 3, मेंडल के नियमों के आधार पर ही कम पानी में अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार हुआ या विकसित की गई। इस प्रकार की किस्में विकसित की गई जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है और वो उत्पादन ज्यादा देती है। नंबर 4, मेंडल के नियमों के आधार पर जो किस्में विकसित की गई उसमें फूल ज्यादा लगते हैं। तो फूल वाली किस्में होती हैं वो मेंडल के नियमों के आधार पर विकसित की गई जिसमें फूल सब ज्यादा लगेंगे। नंबर 5, मेंडल के नियमों के आधार पर जो किस्में विकसित की गई उन किस्मों के जो फल लगते हैं वो उच्च कोटि की होती है, उसकी क्वालिटी है वो ज्यादा होती है, मार्केट में उसके भाव अच्छे मिलते हैं। मेंडल के नियमों के आधार पर संकर किस्में विकसित की गई। जो भी हाइब्रिड किस्में होती वो सारी की सारी किस्में मेंडल के नियमों के आधार पर विकसित की गई। मेंडल के नियमों के कारण संकर जो संतति होती है, संकर जो संतति होती है वो संकर संतति मेंडल के नियमों के आधार पर विकसित की गई। मेंडल के पृथक्करण के नियम के आधार पर जीन की सहकल्पना की पुष्टि होती है क्योंकि एक लक्षण को एक कारक नियंत्रित करता है। तो दूसरे नियम में जब लक्षण अलग अलग दिखाई देने लगे तो जीन भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जीन की जो सहकल्पना थी वो मेंडल के दूसरे नियम के आधार पर जीन की सहकल्पना की गई थी। मेंडल के नियमों के आधार पर एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, यानी एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। इस बात की पुष्टि भी मेंडल के नियमों के आधार पर ही की गई। तो ये तो मेंडलवाद का महत्व है। मोटा मोटा महत्व याद रखना, संकर संतति उत्पन्न की गई, रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की गई इस नियम के आधार पर ही। इन नियमों के आधार पर कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की गई, कम पानी में ज्यादा उत्पन्न देने वाली, ज्यादा फल देने वाली, ज्यादा फूल देने वाली, और जो भी फल या फूल प्राप्त होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिसका बाजार में ज्यादा डिमांड रहती है, बाजार में उसके भाव अच्छे मिलते हैं। पृथक्करण नियम के आधार पर जीन की सहकल्पना की गई। एक जीन को एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है। इस बात की पुष्टि भी मेंडल के नियम के आधार पर ही की गई। इसके बाद में आगे बात आती है एक विज्ञान की शाखा है और जिसका नाम है क्या, सुजनकी। सुजनकी विज्ञान की शाखा होती है जिसमें पीछे शाखा आनुवांशिकी पढ़ा है। आनुवांशिकी होती है, खगोल विज्ञान होती है, तारा भौतिकी होती है, रसायन विज्ञान होती है, जीव विज्ञान होती है, शिक्षा विज्ञान होती है। उसी तरह से पाद्य विज्ञान है, इसी तरह से सुजनकी भी विज्ञान की शाखा है। इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, ये विज्ञान की शाखा होती है जिसमें मानव जाति के जीन में सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है कि जीन में किस तरह से सुधार हो,
जीन में सुधार संबंधी देखा था मानव जाति के जीन में किस तरह से सुधार किया जाता है, इस बात का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं सुजनकी। यानी विज्ञान की एक शाखा होती है और इसमें मानव जाति के जीन में सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है। इस शाखा का नाम होता है क्या, सुजनकी होता है। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है विपुसन। विपुसन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में पुंकेसर को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उस पुष्प में स्वपरागण की प्रक्रिया न हो। पुष्प दो होते हैं, बात आएगी आगे से या पीछे बढ़ा होगा। एक होता है एकलिंगी पुष्प, एक होता है द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प एकलिंगी पुष्प में एक जना होता है, चाहे वो पुंकेसर हो चाहे वो आपका स्त्रीकेसर हो, यानी जायांग हो पुमंग हो, नरजना हो चाहे मादा जना हो, एक ही होगा। लेकिन द्विलिंगी जो पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी पुमंग और जायांग या नरजना या मादा जना दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। इस प्रकार के पुष्प द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो इस द्विलिंगी पुष्प में जो कलिका अवस्था होती है, फूल की कलिका अवस्था होती है, तो ही उसके पुंकेसर यानी नरजना को पुंकेसर को नष्ट कर दिया जाता है। क्यों करते हैं नष्ट? ताकि क्योंकि दोनों नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में, तो यहाँ पर स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में पुंकेसर को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण स्वपरागण की प्रक्रिया न हो। इस प्रक्रिया का नाम होता है विपुसन। यानी इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही पुंकेसर को नष्ट कर दिया जाता है या पुंकेसर को निकाल दिया जाता है, ताकि स्वपरागण की प्रक्रिया न हो। इस प्रक्रिया का नाम होता है विपुसन। ठीक है, एक ही नाम सब याद होगी। द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में ही पुंकेसर को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण स्वपरागण की द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती है, और इस विधि का नाम होता है क्या, विपुसन। ये बात हो गई आपके विपुसन की। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी ग्रेगर मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय कि कहां पे पैदा हुआ था, जीवन परिचय यहाँ पर प्रश्न नहीं था परीक्षण। उनका जीवन परिचय क्या था? मेंडल को पहली बात यह कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये था, आनुवांशिक का जनक ये था। प्रयोग तो बहुत वैज्ञानिक ने किए थे, मेंडल से पहले भी किए थे, लाइकोस ने किया था, मेंडल के बाद में भी रॉबर्ट ग्रीन्स, कार्ल फ्रांस शेरमैन ने किया था, मेंडल ने भी किया था। लेकिन आनुवांशिक का जनक है वो ग्रेगर मेंडल को ही माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पारकुमी वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल किया था। मेंडल मेंडलवाद या मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल का जन्म है वो 22 जुलाई 1822 में पूछता नहीं कोई बताए 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजनडार्फ प्रांत के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। ऑस्ट्रिया का वो गांव था सिलिसिया नाम का, वहां पर 22 जुलाई 1822 को इसका जन्म हुआ था। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली होगी। इसमें डिग्री प्राप्त की, दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, और डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में क्या किया उन्होंने?
ऑस्ट्रिया के एक शहर था बुरू नाम का शहर था ऑस्ट्रिया का, वहां पर एक चर्च था। चर्च, उस चर्च में क्या बन गया, वो पादरी बन गया। मंदिर में पूजा करता उसको पुजारी बोलते, मैरिज में करता उसको मोला बोलते, ईसाई वाला चर्च, चर्च में करता उसको क्या बोलते, पादरी बोलते, पादरी, वो पादरी बन गया। यहाँ तक तो इसकी कहानी यह है कि आनुवंशिक का जनक बोलते इसको, जनक कहा जाता है, क्योंकि पूरी वंशागति के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले इन्होंने किया था। जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिरिशियन गांव में इसका जन्म हुआ था। 1842 में दर्शनशास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली और 43 में फिर वो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में चर्च था, उस चर्च का वो क्या बन गया, पादरी बन गया, पूजा पाठ करने लग गया। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ से उसकी कहानी होती है शुरू, प्रयोग करने वाली। यह जो चर्च था, ज्यादा को बड़ा विद्वान नहीं था, सिर्फ प्राइमरी स्कूल का एक अध्यापक था। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। पैसे इनके पिताजी के पास भी ज्यादा नहीं थे और इनके पास भी नहीं, सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल में जो 5वीं तक पढ़ाने वाला अध्यापक है वो अध्यापक था, वो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं था। तो अध्यापक की नौकरी छूटने के बाद वो चर्च का क्या बन गया, पादरी बन गया। और जो पादरी बन गया तो ये जो चर्च था, चर्च के पीछे जो पिछवाड़ा होता है, जिन्हें आप अपनी भाषा में पहाड़ों बोला, जो पिछवाड़ा था, उस पिछवाड़े में प्रकृति के प्रति प्रेम था इनका, तो पिछवाड़े में तरह तरह के पौधे लगा दिए उन्होंने, बगीचा लगा दिया, क्योंकि उनको काम नहीं था, सुबह शाम पूजा करी और फिर उनको लगा दिया, पौधे लगा दिए। इन्हीं पौधों पर इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया था। इन पौधों को दिन में पानी देता रहता था, इन्हीं पौधों पर प्रयोग करता रहता था। तो इसी बगीचे में से उन्होंने उद्यान मटर का चयन किया था। तरह तरह के पौधे थे, तो इसमें उद्यान मटर भी था। तो सारे पौधे थे, सब पौधों को दिन भर देखता रहता था, लेकिन उद्यान मटर में उन्होंने कुछ विपरीत लक्षण देखे जो अपने लिखे थे। वो लक्षण देख के इसी बगीचे में से उन्होंने इस पौधे का चयन किया था, यही उन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग करता रहा, प्रयोग करते करते क्या हुआ, 1866 में उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया कि मैंने ये प्रयोग किया। जब अब खुराक छपने बाद वो भी एक बात छपी, लेकिन समस्या क्या आई, 1866 में उन्होंने एक प्रयोग छपे और प्रयोग का नाम दिया क्या, संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। इस संकरण पर प्रयोग किए मैंने 2 पौधों में क्रॉस हुआ करके नए पौधे बनाए हैं और उस नए पौधे में उन दोनों पौधों के गुण विद्यमान हैं और इनसे ज्यादा उत्पादन मिलता है, समय कम लगता है। इस तरह का संकरण प्रयोग का शीर्षक देख के उन्होंने उसमें वो शीर्षक छापा, लेकिन क्या हुआ, शीर्षक छाप दिया, लेकिन फिर उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, तो उनका वो प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं कर सका, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सका। अभी तो ये तो जिनके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा प्रचार करता है, और जितना ज्यादा प्रचार करेगा उनकी चीज उतनी वो ज्यादा बिकेगी, देखते रहेंगे। और चाहे कितनी भी बढ़िया कोई चीज हो, कितनी भी बढ़िया कुछ हो, लेकिन प्रचार नहीं होगा जब तक उनका, तब वो बटा रहेगा अपनी जगह पर। तो मेंडल के साथ भी यही हुआ। मेंडल के प्रयोग तो बहुत पहले से गए थे, एक बार शोध पत्र भी छापा था, लेकिन फिर इनके पास पैसे की कमी थी, तो इनका प्रचार प्रसार वो ज्यादा नहीं कर सका। इसलिए मेंडल के जीते जी जो उनकी प्रसिद्धि थी, जो उन्होंने कामयाबियां प्राप्त की थी, जो प्रयोग किए थे, उनका रिजल्ट उनके जीते जी उनको नहीं मिल सका, क्योंकि वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सका। जब वो मर गए तो मरने के 16 साल बाद भी, जो मर के मरने के बाद में जब शेरमार्क कार्ल गोडी ब्रिज ने वापस उनकी खोज की और जब इनको रिजल्ट मिला तो उन्होंने देखा कि ये रिजल्ट तो बहुत समय पहले मेंडल निकाले थे। तो मेंडल को जितनी प्रसिद्धि जीते जी नहीं मिली,
के मरने के बाद भी उसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली। ज्यादा प्रसिद्ध फिर हुआ कि ये प्रयोग तो मेंडल बहुत समय पहले ही निकाले थे, इनका रिजल्ट तो बहुत समय पहले निकाला था। तब शेरमुख ने तीनों प्रयोग में मिलकर ये प्रयोग किया था, तीनों को रिजल्ट मिले और तो देखा कि ये प्रयोग तो पहले मेंडल ने किए थे, रिजल्ट आज अपन निकाले, रिजल्ट तो बहुत समय पहले मेंडल निकाल दिए थे। तो इसके बाद भी मेंडल ज्यादा प्रसिद्ध, उन्होंने ज्यादा उसको ज्यादा प्रसिद्ध किया, लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं उसका। ये उसकी जीवनी इस तरह की।